हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में चैप्टर 1 है ये। हम बताएंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक बेटा, तो बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में समझो होता क्या चीज़ है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ क्या है बाबू, केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ क्या, केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये होता है क्या चीज है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान देना वाला समझो कि मान लेते हैं ए और बी आपस में कंबाइन करके मान ले सी बनाया। ठीक है, तो मान ले ए का है x ग्राम, तो x ग्राम ए रिएक्ट कर रहा है, तो x ग्राम ए के लिए बी कितना ग्राम लगेगा जो आपस में कंबाइन करके सी बन जाए। तो इसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कि मान ले आपका दूसरा एग्जांपल लिए N2 गैस है और ये आपका 3 मोल ऑफ क्या H2 गैस है, ये आपस में कंबाइन किया और मान ले 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन गया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, तो मान लेते N2 का सब कुछ करते हैं, ये Y ग्राम है N2, तो Y ग्राम N2, तो कितना ग्राम H2 लेंगे कि आपस में कंबाइन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कितना कितना का प्रोपोर्शंस लेंगे दोनों का कि आपस में कंबाइन करके बन जाएगा प्रोडक्ट, है ना। कि मान लो यहाँ पर बेटा N2 और H2 का क्या फिक्स प्रोपोर्शन होगा, क्या दोनों का क्या होता फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होगा, प्रोपोर्शंस होगा जो आपस में कंबाइन करके ये प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कि अगर ए x ग्राम है तो b कितना ग्राम लगेगा ये दोनों आपस में कंबाइन करके वो आपका c में कन्वर्ट हो जाए। इसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कि a अगर x ग्राम है, b कितना ग्राम हो, दोनों आपस में कंबाइन करके c में वो कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये बात करता है कि फिक्स प्रोपोर्शन कितना कितना का प्रोपोर्शंस में लेंगे, कितना कितना का रेशियो में लेंगे कि आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाए। उसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ये बात करता है फिक्स रेशियो, है ना, फिक्स रेशियो, कितना कितना का रेशियो लेंगे रिएक्टेंट कि आपस में कंबाइन करके बेटा फिक्स रेशियो, है ना, कितना कितना का ये रेशियो लेंगे कि आपस में कंबाइन करके। ये बात करता है बेटा फिक्स्ड रेशियो, कितना कितना का फिक्स्ड रेशियो में रिएक्टेंट को हम लेंगे कि आपस में कंबाइन करके वो प्रोडक्ट में क्या हो जाए, शिफ्ट कर जाए। उसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसको लिखो पहले। चलो बाबू, अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गया कि एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो लिखना है, एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स, है ना, आपस में किस तरह से कंबाइन करे, किस तरह से बेटा वो कंबाइन करके किस तरह से वो आपस में कंबाइन करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं बाबू क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक बेटा, इसको लिखो। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना याद रखना है इसमें, पढ़ना इसे पहला पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ना है। ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ क्या बताना यार, लॉ ऑफ क्या, डिफिनिट प्रोपोर्शंस, डिफिनिट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है ना। इसी बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ क्या, डिफिनिट को बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। तीसरा पढ़ना बाबू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ना है। लॉ ऑफ क्या, मल्टीपल क्या प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है, प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चौथा पढ़ना है बाबू, चौथा पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ क्या, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है, प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और पांचवा जो पढ़ना है वो पढ़ना है गे यूसेक्स लॉ के बारे में।
गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ के बारे में पढ़ना है। और छठा पढ़ना है एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोज देख लो था स्पेलिंग, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है। तो मेरा कितना लॉ हो गया, 6 लॉ के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डिफिनिट और लॉ ऑफ मल्टीपल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। गे-लुसैक्स लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ये बात करता है वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में। कौन कौन? गे-लुसैक्स लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बात करता है गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, बाकी बात करता है क्या, मास ऑफ गैस के बारे में। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डिफिनिट, लॉ ऑफ मल्टीपल ये बात करता है मास के बारे में, ये बात करता है मास के बारे में। और गे-लुसैक्स लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बात करता है वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। टेस्ट को लिखो। चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हेडिंग दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ क्या बेटा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले साइंटिस्ट है एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर बेटा, एंटोनी लेवोजियर ये ऐसा है, एंटोनी लेवोजियर जो फादर ऑफ केमिस्ट कहलाते हैं। एंटोनी लेवोजियर बेटा फादर ऑफ केमिस्ट है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान देना बाबू, ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट का होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब इतना ग्राम रिएक्टेंट हो उतना ग्राम प्रोडक्ट। इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, इसको ऑक्सीजन रिएक्शन करवा दिए, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो जितना ग्राम रिएक्टेंट हो उतना ग्राम प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्शंस को हम बैलेंस भी करवाते हैं। तो कार्बन मास कितना था बता बाबू, 12 ग्राम होता है, तुमको मालूम है ना। कार्बन का एटम नंबर 6 मास कितना था, 12 होता है, 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बता बाबू, 32 ग्राम हो जाएगा, है ना। ये कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक कार्बन मास कितना 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा 32, मतलब कितना हो जाएगा 44 ग्राम। और मेरा इधर कितना बताओ, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। दैट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम बैलेंस है, इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जितने ग्राम रिएक्टेंट हो उतने ग्राम प्रोडक्ट, इसीलिए कोई केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। इसको लिख लो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला, देखो जैसे N2 है, ये N2 गैस है प्लस है बाबू H2 गैस, आपस में कंबाइन किया और मान ले बन गया अमोनिया गैस NH3। क्या ये आपस में बराबर है, देखो तो एक N का मास कितना होता है, तो वहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास कितना होता है 14। तो 2 नाइट्रोजन कितना होता है वो 28 ग्राम हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा बताओ 2 ग्राम हो जाएगा। यहाँ बताओ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 हाइड्रोजन कितना 3, मतलब 17 ग्राम होगा। अब बेटा यहाँ कितना होगा बताओ 30 ग्राम होगा, 30 और कितना बेटा बताओ 17 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं आया, इसका मतलब एटम बैलेंस नहीं है। देखो क्या एटम कितना N2 2 को है, N 1 को है, H कितना है 2 है, H कितना 3 है, एटम बैलेंस नहीं। अब बैलेंस करो 2 एटम N है, यहाँ 2 लगा दो तो N बैलेंस हो गया। H कितना हो गया 2 3 2 या 6 हो गया, तो यहाँ कितना 2 है और 3 लगा दो। अब देखो तो देखो बेटा अब ये कितना हो जाएगा बताओ आपको 28। कितना हाइड्रोजन हुआ 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मास कितना था 1, तो 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर देखो तो यहाँ 2 लग जाएगा और 2 इंटू कितना अमोनिया कितना 17 आएगा, 17 हो जाएगा। मतलब कितना बताओ कितना हो गया ये 34 ग्राम। यहाँ पे देखो कितना 34 ग्राम हो गया, 34 ग्राम।
34 ग्राम, यू कितना होता है 34 ग्राम, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या गया, मास ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए हम केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो पूछेगा बताइए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, बोल देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। वो क्या कहे थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, लिख लो। चलो दूसरा लॉ बात करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, है ना। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिफिनिट, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन। डिफिनिट को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, डिफिनिट को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। लॉ ऑफ क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद बताने वाले साइंटिस्ट थे जोसेफ रोस्ट, जोसेफ पी होता साइलेंट, जोसेफ रोस्ट। एक बोले कि कोई भी कंपाउंड कहीं भी मिले उसका मास और वॉल्यूम रेशियो सेम होगा। जैसे वाटर तुम जाकर अमेरिका में पानी पियो या इंडिया में पियो या फ्रांस में पियो या जर्मनी में पियो, हर जगह क्या वाटर है। तो हर जगह वाटर में उसका वाटर का जो मास होगा और वॉल्यूम का रेशियो हर जगह सेम होगा। अगर इंडिया का जो पानी का मास और वॉल्यूम में जो रेशियो होगा वो अमेरिका का पानी में भी उसका मास और वॉल्यूम रेशियो सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। CO2, मोमबत्ती से CO2 निकल मोमबत्ती जलता क्या निकल CO2, या लकड़ी जला वहाँ भी क्या निकलेगा CO2, सांस छोड़ो वहाँ भी क्या निकलेगा CO2। हर जगह CO2 का मास और वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यही होता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। कि बेटा वाटर तुमको कहीं से मिले, वाटर को भी तुम सोर्स से वाटर मिले, नदी का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, पोखर का पानी ले लो, चापाकल का पानी ले लो, हर जगह पानी वाटर है तो हर जगह उसका मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, है ना। वाटर तो बाय वॉल्यूम में का रेशियो क्या होता है, बाय वॉल्यूम में तो H2O है, H2O तो वॉल्यूम में बता बाबू हाइड्रोजन कितना है, 2, कितना 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 2:1। दुनिया में कहीं भी पानी मिलेगा वाटर, वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा 2:1 होगा। अच्छा बाय मास से बताओ बेटा, बाय मास में तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन मास कितना है 16, 2/16 मतलब कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। दुनिया में कहीं भी पानी मिलेगा उसका मास का रेशियो कितना होगा 1:8 होगा। यही होता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। लिखो उसी तरह बेटा CO2 तुम कहीं से प्राप्त करो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मास और वॉल्यूम रेशियो सेम होगा। जैसे बाय वॉल्यूम बता कितना हो जाएगा, बाय वॉल्यूम बताओ, कार्बन कितना है 1 है तो 1, ऑक्सीजन कितना 2, कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। बाय मास से बताओ आपको, बाय मास में कार्बन कितना 1, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, कितना ऑक्सीजन 2, एक का ऑक्सीजन का मास कितना 16, 2 का 32 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 3/8 मतलब कितना हो जाएगा 3:8 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकले मास का रेशियो 3:8 होगा और वॉल्यूम कितना होगा 1:2 होगा। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में। तो हेडिंग दो बाबू लॉ ऑफ, लिखो ना यार आराम से, हर बढ़ाएगा तो कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस समझ में आया रे मन्नान। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताने वाले साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। ये कहते हैं बेटा कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करे तो एक से ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह एक एटम का मास फिक्स होगा और एक में क्या होगा डिफर करेगा। फिर से समझो कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करे और एक से ज़्यादा बना प्रोडक्ट, उसमें एक का हर जगह मास सेम होगा और एक का मास क्या करेगा डिफर करेगा। मतलब इसमें कहा बेटा when two atoms या molecules, atoms और क्या बेटा molecules are combined together to form more than
ज्यादा बना है कंपाउंड, ठीक बेटा। बट मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज केप्ट कांस्टेंट। एक एटम मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इज केप्ट क्या बेटा? कांस्टेंट। एंड मास ऑफ अनदर एटम इज क्या होगा? बताओ, ये उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। यही होता है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लिख लो कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करे तो दो से ज़्यादा बना प्रोडक्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें से दो एटम जो आपस में कंबाइन करे तो एक से ज़्यादा बनाएगा क्या? कंपाउंड। लेकिन उसमें से एक एटम का मास क्या होगा? फिक्स होगा, और एक क्या करेगा? डिफर करेगा। ठीक है, इसको लिख लो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते तो समझ में आएगा तुम लोगों को। जैसे हम लोग लिए बना हाइड्रोजन, लिए प्लस बेटा ऑक्सीजन लिए। ध्यान देना, बड़ी तरह से भूख भी लग गया रे। ऑक्सीजन, लेकिन तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर अच्छा लगता हो दोस्तों को सपोर्ट भी करो, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम तुम्हें मालूम है क्या है? फर्मी क्लासेस। भूख लग गया बहुत कैसे। क्या बन जाएगा वो? ये बनेगा बाबू, एक बनेगा H2O बनता है पानी, और एक बनता है बाबू H2O2 बनता है। H2O2 बोलते हैं बाबू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बोलते हैं। देखो तो यहाँ भी H2 है, यहाँ पर भी क्या H2 है। एक एटम मास क्या है? कांस्टेंट है। एक का क्या डिफर कर रहा है? देखो तो H2 कितना ग्राम? आप बताओ। 2 ग्राम। अच्छा, रेशियो ऑक्सीजन कितना? एक कितना? बताओ आप कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। देखो H2 है कितना ग्राम? बताओ। 2 ग्राम। 2 से कितना होगा? 32 ग्राम हो जाएगा। देखो तो एक एटम मास क्या है? फिक्स है, और एक क्या उसका मल्टीपल है। यही होता है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल लिए कि कार्बन, बेटा ऑक्सीजन से बंद किए तो एक बना क्या? एक बना कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो एटम कंबाइन किया, दो बनाया प्रोडक्ट। ये बेटा एक एटम मास क्या? फिक्स। देखो तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। कार्बन कितना बताओ? 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन कितना बताओ? कितना होता है? 16 ग्राम होता है। यहाँ भी कितना बताओ? कितना बताओ? 12 ग्राम हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन कितना बताओ? 32 ग्राम हो जाएगा। जिसमें कि देखो तो एक एटम का मास क्या है? फिक्स है, और एक डिफर कर रहा है। हमने क्या बताया कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करें और दो या दो से अधिक, जब दो एटम आपस में कंबाइन करें और दो या दो से अधिक बनाए कंपाउंड, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एटम का मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और एक का क्या करेगा? उसका मल्टीपल होगा। ठीक, इसी बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक, एक एग्जांपल और लेते जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखो पढ़ो। जैसे बाबू जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा जब कंबाइन करता है, नाइट्रोजन और बेटा ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो दो से ज़्यादा बनाता है प्रोडक्ट, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें से एक एटम मास फिक्स करना पड़ेगा। अगर फिक्स नहीं है तो फिक्स करो आप। ठीक है, तो ये बेटा कंपाउंड बनता है। और सुनना बेटा, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता बनता है N2O बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो छेड़ते हैं हंसते रहेगा पगला जैसा, लाफिंग गैस। इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको दिखाए लोगों को फिल्म में, अगर छिड़क देगा तो हंसते रहेगा पगला जैसा। तो N2 है, कितना नाइट्रोजन है? 2 को है। तो एक नाइट्रोजन मास कितना होता है? 14 होता है। 2 कितना बताओ? 28 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कितना बताओ? कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया क्या बना? N2 बना। फिर बाबू नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है, क्या बनता है? NO बनता है। NO को बोलते हैं क्या बाबू? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ एक नाइट्रोजन है तो कितना मास होगा बताओ बाबू? आपका हो जाएगा 14। एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर बाबू नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर कंबाइन करता है, एक बनता है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एक N है, कितना हो जाता है? 14 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16, 2 कितना? 32 हो जाएगा। फिर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो आपका बनता है, मान लेते हैं N2O5 बना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड बोलते हैं। तो कितना नाइट्रोजन? 2 है, कितना हो जाएगा बताओ? 28 हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है? 5 है। एक का 16, 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा।
हमने क्या बताया कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, दो से ज़्यादा बन रहा है प्रोडक्ट, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें एक एटम मास फिक्स होना चाहिए और एक का डिफर होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पर देखो, तो देखो गौर करो, तो एक यहाँ पर देखो तो 28 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ 14 है, यहाँ 28, तो एक का तो फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करेंगे? मान लो इसको भी अगर बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तेरा कितना बताओ, कितना हो गया? 28 आ गया, कितना हो गया? 32 हो गया। इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना होता है, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। देखो तो अब एक एटम मास क्या है, देखो तो फिक्स हो गया, यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 28, और एक डिफर कर गया, एक 16 हुआ, एक 32 हुआ, एक 64 हुआ, क्या 80 हुआ। तो इसी बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये 28 है, 28 है सर। तो लॉ ऑफ मल्टीपल क्या कहता है कि दो एटम आपस में कंबाइन करें और जब दो से अधिक बना प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक बना प्रोडक्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें से एक एटम का मास क्या हो, फिक्स होना चाहिए और एक का डिफर होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है, डिफरेंट टाइप का बना रहा है ऑक्साइड। जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, डिफरेंट टाइप का बना रहा है ऑक्साइड, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें से एक एटम मास क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए और एक का डिफर होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं है तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक बेटा, इसको लिख लो। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तुम लोग को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के बारे में और गेल-ल्यूसेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।